हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का नर्सिंग टुडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेडगुरु कोचिंग क्लासेस के अंदर। जी हाँ, दिव्य विनीति जी, अंशुल यदवंशी। चलिए सभी साथियों को गुड इवनिंग है। स्टार्ट कर रहे हैं एक शानदार वाला सेशन। आरव सैनी, बिल्कुल गुड इवनिंग है दोस्तों। सभी साथी फटाफट से जो है वो अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देंगे सेशन को, ताकि जो है वो क्लास सभी साथियों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल, आने वाले अपकमिंग बहुत सारे एग्जाम्स आप साथियों के लिए, और उन्हीं एग्जाम की एक शानदार तैयारी के लिए मैं हाजिर हूं आपके सामने क्लास लेकर के। जी बिल्कुल, केजीएमयू, जीएमसीएस, बिहार स्टाफ नर्स, राजस्थान सीएचओ, राजस्थान नर्स ग्रेड 2। चलिए सभी एग्जाम्स की एक शानदार तैयारी के लिए ये एक शानदार सी क्लास। अनिल शर्मा, मीना पवार, विनोद जौरिया, पूजा सैनी। चलिए सभी साथियों को गुड इवनिंग है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन सर, ठीक है। क्वेश्चन से पहले जो है एक सूचना आप सभी साथियों के लिए कि जो साथी मेडगुरु कोचिंग क्लासेस या नर्सिंग टुडे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनी तैयारी को शानदार बनाना चाहते हैं और ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है अभी कोर्स के लिए। जी बिल्कुल, ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम 999 जो है वो 9 के अंदर आपका, और ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन लाइव फ्रॉम सीएचओ जो है वो सीएसओ, बिल्कुल ये आपका 1999 के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। ये लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी दीक्षा सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। इंदिरा मेडिकल्स, जी बिल्कुल गुड इवनिंग है। रंजीत मौर्य, पूजा सैनी, सभी साथियों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन का आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एन इन्फेंट वेट 8 lbs एट बर्थ, हाउ मेनी lbs शुड बी द इन्फेंट वेट एट द 6 मंथ। सर, जन्म के समय जो है वो एक बच्चे का वजन जो है वो 8 lbs देखने को मिला है सर, ठीक है। वो 8 lbs है। 6 मंथ के दौरान जो है वो इस बच्चे का वेट अपने से पूछा है। 24 lbs होगा, 10 lbs होगा, 16 lbs होगा, या फिर 32 lbs होगा सर। चलिए दीजिएगा फटाफट से जवाब। सुमन यादव, बिल्कुल गुड इवनिंग है डियर। सर सी जो है वो सी आंसर्स बता रहे हैं साथी। विवेक सांवरिया 16 केजी जो है वो केजी, बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ केजी में वेट नहीं दिया है, एलबीएस के अंदर दिया गया है सर, ठीक है। 1 केजी जो है वो 1 केजी इक्वल टू 2.2 एलबीएस होता है आपका। आरव सैनी सी, अनु सी आंसर है। चलिए चेक करते हैं अब सभी साथियों का। धर्मेंद्र काजला, खुशी, बिल्कुल सी आंसर दे रहे हैं सभी साथी। वेट के रिलेटेड जो है वो ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखने कि सर न्यूबॉर्न्स का वेट जो है वो वेट जन्म के समय जो वेट देखने को मिलता है, 6 मंथ के अंदर जो है वो वेट डबल हो जाता है सर। 6 महीने के अंदर वो वेट कैसा देखने को मिलता है अपने को, डबल वेट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर 8 lbs 8 बर्थ पे था तो 6 मंथ में डबल देखने को मिलेगा। बोले तो सही आंसर होगा आपका 16 lbs सर, ठीक है। राइट जो है वो राइट जवाब आपका 16 lbs सर। यही अगर मेरे को ऐसा कह दिया जाता है कि 12 मंथ के ऊपर वेट बताइए, एक साल के दौरान जो है वो कितना वेट होगा सर, तो 12 मंथ पे जो वेट होता है वो देखने को मिलता है ट्रिपल, 3 गुना वेट देखने को मिलता है 12 मंथ के ऊपर। और ट्रिपल जो है वो ट्रिपल वेट्स जो है वो वेट्स की अगर अपन जो है वो बात करें तो बिल्कुल जो है ट्रिपल जो है वो ट्रिपल के अंदर कि सर यहाँ पर 24 lbs फिर जो है वो 12 मंथ पे देखने को मिलेगा सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपने को याद रख लेना है सर, एट बर्थ के ऊपर जो वेट होता है उससे 5 to 15% वेट, अप्रोक्सीमेट 10% जो है वो वेट फर्स्ट 7 डेज के अंदर लेस हो जाता है। बच्चा जो है वो बर्थ होने के बाद में शुरू के 7 दिन में जो है वो आपका 10% वेट लॉस जो है वो लॉस होता है उसका। उस 10% वेट का लॉस होने का जो कारण है वो आपको याद रखना है कि लॉस होने का कारण से होता है जीआई एपिथेलियम्स का सेड आउट्स होना, वर्निक्स केसोसा का जो है वो सेड आउट्स हो जाना आपका। इसके साथ जो है वो बच्चे में यूरिनरी रिपीटेटिव जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन का इंक्रीज रहना, ये सब कारण है जिसकी वजह से शुरू के 7 दिन में 10% वेट क्या होता है, लॉस होता है सर। तो ये याद रखना अपने को कि जो वेट जन्म के समय है उससे डबल हो जाता है 6 मंथ में और ट्रिपल हो जाता है आपका 12 मंथ के अंदर सर। तो यहां पर सही जवाब था आपका सी, 16 जो है वो 16 lbs। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी हाँ, इंटेलिजेंस क्वांटेंट्स इन द माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन सर, ठीक है। आईक्यू जो है वो
आईक्यू का जो है वो माइल्ड मेंटल जो है वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में कितना आईक्यू लेवल जो है वो देखने को मिलता है। आईक्यू का कौन सा क्राइटेरिया माइल्ड एमआर जो है वो एमआर के लिए सही है, ये आपको जवाब जो है वो जवाब बताना है। 50 to 70, लेस देन 50, 70 to 80 या 80 to 90 सर। चलिए दीजिएगा जवाब, तब तक जो है वो मैं आपको एमआर जो है वो एमआर के सभी टाइप्स क्लियर कर देता हूं। माइल्ड एमआर, मॉडरेट्स एमआर, सीवियर एमआर एंड प्रोफाउंड एमआर। एमआरस के जो है वो ये 4 टाइप्स आपके जी। हर्षित राठौड़ ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं, विवेक ए जवाब दे रहे हैं, खुशी ए जो है वो ए जवाब है कि सर 50 to 70 जो है वो माइल्ड एमआर में आईक्यू देखने को मिलेगा। चलिए अब अपन सबका क्लियर कर लेते हैं। माइल्ड एमआर में आईक्यू लेवल 50 to 70 देखने को मिलता है। मॉडरेट के अंदर आईक्यू लेवल 35 to 49 देखने को मिलता है आपको। 20 से लेकर के और 34 देखने को मिलता है सीवियर के अंदर, और लेस देन 20 आईक्यू लेवल देखने को मिलता है प्रोफाउंड एमआर के अंदर सर। इस एमआर को अलग कैटेगरीज के नाम से भी जो है वो अपन जानते हैं। जैसे माइल्ड जो है वो माइल्ड एमआर की जो कैटेगरी होती है, इस माइल्ड एमआर को अपन जो है वो एजुकेबल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं सर। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको अपन? एजुकेबल ग्रुप सर। मॉडरेट जो है वो मॉडरेट्स एमआर को अपन ट्रेनेबल ग्रुप के नाम से जानते हैं। सीवियर जो है वो सीवियर एमआर को डिपेंडेबल ग्रुप के नाम से, और आपका जो प्रोफाउंड एमआर है उसको कस्टेडियन ग्रुप के नाम से अपन जानते हैं सर। बिल्कुल ये याद रखना है कि माइल्ड एमआर वाले बच्चों को जिस तरीके का एजुकेशन अपन दे रहे उस एजुकेशन को अडॉप्ट करके वो बच्चा अपनी जो है वो लाइफ रूटीन्स डेली लाइफ एक्टिविटीज कर सकता है। मॉडरेट एमआर वाले बच्चे को डेली लाइफ एक्टिविटीज करवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है सर। वहीं पर सीवियर एमआर वाला बच्चा जो है वो डिपेंड हो जाता है सर। वो बच्चा जो है वो एजुकेबल पे और ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर अडॉप्ट नहीं होता है। उस बच्चे को स्पेशल जो है वो स्पेशल केयर देनी पड़ती है और वो डिपेंड होता है अपनी रूटीन एक्टिविटीज के लिए सर। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रख लेना है कि प्रोफाउंड में डिपेंड के साथ साथ स्पेशल निगरानी में भी रखना पड़ता है सर। एमआर वाले बच्चों को एज सुन एज अपने को आइडेंटिफाई करना है, और एज सुन एज आइडेंटिफाई करने के बाद में ये ध्यान रखना है कि एमआर वाले बच्चों से अपन उनके मेंटल एज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने को जो है वो बातचीत करनी है। कम्युनिकेशन उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग होता है, ना कि उनकी क्रोनोलॉजिकल एज। एक्चुअल एज जो है वो 15 साल है बच्चे का, बट उसका मेंटल एज जो है वो 10 साल के बच्चे की तरह ही है। तो अपने को जब भी कम्युनिकेशन करना है तो वो 10 ईयर के बेबी की तरह करना है सर। ठीक है, तो यहां पर जो है वो अपने को राइट आंसर में ध्यान रखना है 50 to 70 सर। और ये सभी एमआरस के ग्रुप्स और कैटेगरी जो है वो अपने को याद रखनी है सर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब अपन जी। लीजिए बिल्कुल ये फिर से एमआर जो है वो एमआर का क्वेश्चन है आपका, बताइएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूजिंग द आईक्यू फॉर्मूला व्हाट वुड बी द 10-year-old बेबी हु इज मेंटल एज इज द 12 सर। चलिए ये फॉर्मूला अगर जिसको आता है तो ये आंसर है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई 100 सर। तो ये मेंटल एज है बच्चे का 12 ईयर, क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो 10 ईयर जो है वो 10 ईयर है, और 100 सर। चलिए ये फटाफट से जवाब ये है आपका सर। 120 जो है वो आईक्यू लेवल जो है वो देखने को मिलेगा इस बच्चे के अंदर से आपको। ठीक है, तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 120। फॉर्मूला याद रखना है कि आईक्यू लेवल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 सर। है
कॉज ऑफ द एडिमा ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन सर, इन्फ्लामेशन के दौरान जो एडिमा देखने को मिलता है सर, क्लासिफिकेशन 70, 71, 72 एंड 73। बिल्कुल, ये जो धर्मेंद्र काजला जी, बिल्कुल आपने जो 70 से लेकर के 73 का जो क्लासिफिकेशन बताया बिल्कुल सही है आपका। मेंटल जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के रिलेटेड जो है वो क्लासिफिकेशन कि आईसीडी 10 में 70 से लेकर के 79 तक एमआर कैटेगरी है, ठीक है। उसी में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड को 70, 71, 72 एंड 73 पे क्लासिफाई किया गया। बहुत सही भैया, चलिए दीजिए जवाब। एडिमा जो है वो एडिमा का कारण इन्फ्लामेशन के दौरान। नीतू जी बिल्कुल, गुड इवनिंग डियर। डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, या फिर सारे कारण है? फटाफट से आंसर आने चाहिए। विवेक बी जो है वो बी जवाब दे रहे, परमिला बी जवाब दे रहे हैं, मीनू बी जो है वो बी जवाब है, डॉक्टर विनीता जैन बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। चलिए भैया, यहां पर जो है वो एडिमा होने का कारण सर, ब्लड वेसल जो है वो ब्लड वेसल से फ्लूइड जो है वो फ्लूइड का इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आना, और इंटरस्टिशियल स्पेस में आने की वजह से जो है वो एडिमा देखने को मिलना सर। इसका जो है वो कारण है अगर ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाए, ब्लड वेसल्स परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो ब्लड जो है वो ब्लड से वो ब्लड वेसल्स के अंदर का जो फ्लूइड्स है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और एडिमा कोज करेगा सर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा? बी जो है वो बी आंसर सही है सर। बहुत सही आप सभी साथियों का, जिन जिन ने बी जवाब दिया है। लीजिए दीजिए क्वेश्चन का जवाब। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेलुसिनेशन सीन इन द डिलीरियस पर्सन सर, ठीक है। डिलीरियम जो है वो डिलीरियम वाले पर्सन के अंदर कौन से टाइप का हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, या फिर गेस्टेटरी हेलुसिनेशन सर, ठीक है। चलिए जवाब आने चाहिए फटाफट से सभी साथियों का। कौन सा हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है? ऑल ऑप्शंस आर राइट्स, ओनली द सी ऑप्शंस एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट सर। विवेक सौम्या जी नहीं भैया, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी ही राइट जो है वो राइट ऑप्शन है वहां पर सर। डिक्रीज परमेबिलिटी कभी भी एडिमा नहीं करेगा सर। चलिए विजुअल आंसर आ रहा है बी जो है वो बी। पूजा सेन, धर्मेंद्र, नीतू, अनु जो है वो अनु बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। चेक कर लेते हैं अब आपका डिलीरियस पर्सन के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। एक तो ये वर्ड क्लियर कर लो, सबसे मोस्ट कॉमन होने वाला जो हेलुसिनेशन होता है वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन सर। बट यहां पर जो हेलुसिनेशन की बात कर रहे हैं अपन, वो कह रहा है डिलीरियस पर्सन के अंदर कौन सा हेलुसिनेशन होता है, तो आपका आंसर होगा विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली जो है वो देखने को मिलता है सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन कि अगला जो है वो क्वेश्चन कौन सा आपका। इंडिकेट फॉर यूज द लिथियम इंक्लूड एक्सेप्ट सर, ठीक है। लिथियम सभी में जो है वो यूज किया जाता है, एक को छोड़ करके सर। एक्सेप्ट जहां भी आ जाए वहां नोट करके पढ़ना है सर। कौन सी कंडीशंस के दौरान जो है वो लिथियम इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाकी सभी के दौरान जो है वो लिथियम यूज हो रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ द सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, मेजर डिप्रेशन, या ट्रीटमेंट ऑफ द साइक्लोथेमिया सर। चलिए बताइए फटाफट से किसके अंदर जो है वो आपका लिथियम थेरेपी यूज नहीं किया जाता है? हाँ बिल्कुल, मेनिया वाले पर्सन में जो है वो यूज में लिया जाता है। बिल्कुल मेनिया जो है वो मेनिया आंसर है कि मेनिया वाले पर्सन में यूज में लिया जाता है। यहां पूछा ये है कौन से पर्सन में यूज में नहीं लिया जाता है सर। डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं दोस्त कि सर डी जो है वो डी होगा। आरव सनी डी जो है वो डी। अच्छा अच्छा, ये इसमें कहां से लिथियम आता है ये बताइए मुझे, डी देने वाले जरा दोस्त। मेजर डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन में जो है वो क्या लिथियम जो है वो यूज में लिया जाता है क्या सर? नहीं लिया जाता है भैया, बिल्कुल। अंजलि जो है वो अंजलि जी बिल्कुल, गुड इवनिंग डियर। आरव सैनी जी डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। अंजलि डी जवाब। यहां पर पूछा है कि लिथियम किसके दौरान यूज नहीं लेते हैं? सीजो अफेक्टिव सिजोफ्रेनिया में लेते हैं, मेनिया के अंदर लेते हैं, साइक्लोथेमिया ट्रीटमेंट्स के दौरान जहां बाइपोलर साइकोथैलेमिक कंडीशन देखने को मिलती है वहां लिथियम यूज होता है, याद रखिएगा। यहां नहीं होता है। ओनली केस अगर मेजर डिप्रेशन का है
तब वहां पर लिथियम थेरेपी का जो है वो कोई यूज नहीं होता है। सी ऑप्शन वाले साथी सही है। डी वाले साथी, जहां बाइपोलर साइकोथेमिक कंडीशन देखने को मिलती है वहां लिथियम थेरेपी को यूज में लिया जाता है, लिथियम मेडिकेशन यूज में लेते हैं वहां पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए अब आप। विच पार्ट ऑफ द हार्ट यूजुअली डैमेज ड्यू टू द स्कारलेट फीवर सर? स्कारलेट फीवर, स्क्राप्टोलेनिया के दौरान या स्कारलेट फीवर के दौरान जो है वो कौन सा हार्ट का पार्ट यूजुअली डैमेज होता है? सबसे आउटर्स की बात कर रहे हो तो पेरिकार्डियम से है, या अंदर की तरफ एंडोकार्डियम है, एपिकार्डियम या फिर मायोकार्डियम सर? कौन सी लेयर सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है? स्कारलेट फीवर के दौरान सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होने वाली लेयर जो है वो आपको बतानी है। खुशी मीना सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। चलिए फटाफट से जवाब आने चाहिए इस क्वेश्चन के। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर मायोकार्डियम? अंजलि बी जो है वो बी जवाब, सुमन बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। एंडोकार्डियम बिल्कुल सबसे इनर लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है स्कारलेट फीवर के दौरान, और उसका नाम आपका कौन सा? एंडोकार्डियम सर। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट सेशन में आप। द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज नोन एज सर? बायोलॉजिकल क्लॉक सर। कौन सी ग्लैंड्स को जो है वो अपन बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जान रहे होते हैं? पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल ग्लैंड और लीवर। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए यार, ये गलत नहीं होना चाहिए भैया। हाँ, पेरिकार्डियम वाले साथी क्लियर करें। एंडोकार्डियम होती है स्कारलेट फीवर में। इनर वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो सबसे मेनली जो है वो इन्वॉल्व होती है स्कारलेट फीवर के दौरान सर। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्लॉक के नाम से कौन सी ग्लैंड को जाना जाता है? हाँ ये सही है, सभी साथियों का सही जवाब है बिल्कुल। पीनियल ग्लैंड जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स के नाम से जानते हैं अपन पीनियल ग्लैंड को, तो यहां पर सी जो है वो राइट आंसर है। अब लीजिए अगला क्वेश्चन आपका। 10 स्टेप इन द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट सर? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के 10 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल यूनिसेफ जो है वो यूनिसेफ गाइडलाइंस जो है वो गाइडलाइंस आपका जो है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स, ठीक है, इसमें जो है वो 10 स्टेप में सब कुछ इंक्लूड है छोड़ करके एक को सर। एक्सेप्ट का जवाब आना चाहिए। क्या इम्यूनाइजेशन इंक्लूड नहीं होता है? क्या एंटीनेटल केयर इंक्लूड नहीं है? इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर इंक्लूड नहीं है? या फिर फैमिली प्लानिंग इंक्लूड नहीं है सर? कौन सा एक पैरामीटर्स बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स के दौरान इंक्लूड नहीं है? पंडित अमित बी जो है वो बी। अनु फैमिली प्लानिंग्स नहीं है सर। आरव सैनी सर फैमिली प्लानिंग्स डी जो है वो डी नहीं है। खुशी मीना डी जो है वो डी नहीं है। रमेश सैनी ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं। ऑफिशियल दिनेश डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, जिन जिन साथियों को बता दूं मैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स जो है उसके दौरान जो है वो ये सब पॉइंट्स इंक्लूड्स है। इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर अगर नहीं है तो वो कौन सा आपका फैमिली प्लानिंग्स 10 पॉइंट्स के अंदर 10 स्टेप्स के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं है जब अपन BFHI की बात करें तो सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा क्वेश्चन को ध्यान से और फिर जो है वो जवाब दीजिएगा। वंदना मीना जी बिल्कुल गुड इवनिंग है। दीपांशु बी नहीं डियर, डी जो है वो डी जवाब होगा। वहां पर जो है वो लास्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है वो जब अपन जो है वो बात कर रहे हैं 10 स्टेप की तो वो फैमिली प्लानिंग से आउट होगा। लीजिए, व्हेन असाइन ए 12-year-old चाइल्ड विथ विल्स ट्यूमर सर, 12 साल का बच्चा जो कि विल्स ट्यूमर के साथ में जो है वो असाइन हुआ है, द नर्स शुड बी केप्ट इन द माइंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर? कौन सी कंडीशन को अवॉइड करनी चाहिए जब बच्चा विल्स ट्यूमर से सफर है, या इसी को अपन नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से जानते हैं? नेफ्रोब्लास्टोमा सर। चलिए दीजिएगा जवाब। मीजरिंग द चाइल्ड चेस्ट सर्कमफेरेंस, बच्चे का चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो मीजर नहीं करना चाहिए। पाल्पेट द चाइल्ड एब्डोमेन, एब्डोमिनल पाल्पेटिंग नहीं करना चाहिए आपका। देन प्लेसिंग द चाइल्ड एन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन में नहीं रखना चाहिए बच्चे को। या मीजरिंग द चाइल्ड ऑक्सीपिटो फ्रंटली सर्कमफेरेंस सर। कौन सा जो है वो कौन सा पैरामीटर्स या कौन सा पॉइंट जो कि अवॉइड करेंगे अपन जब बच्चा नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्स ट्यूमर से सफर कर रहा है तो सर? अवॉइड पाल्पेशन सर, पाल्पेट जो है वो पाल्पेट्स को अवॉइड करते हैं अपन जी। रीना कटारा बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। धर्मेंद्र बी जवाब, रमेश सैनी डी जवाब की तरफ भी जा रहे। चलिए
यहां पर जो है वो सही जवाब आपका पाल्पेटिंग सर। विल्स ट्यूमर के दौरान कैप्सुलर स्ट्रक्चर के सबसे ज्यादा जो है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल राइट है सुमन यादव जी, बिकॉज की ट्यूमर जो है वो रप्चर हो सकता है, इसलिए क्या नहीं करेंगे अपन यहां पर, पाल्पेटिंग नहीं करेंगे सर, ठीक है। अच्छा, क्या बायोप्सी की जाती है क्या? बायोप्सी विल्स ट्यूमर के दौरान सर, यस या नो? बायोप्सी करना है या नहीं करना है सर? फटाफट जवाब। विल्स ट्यूमर के दौरान बायोप्सी करना है या नहीं करना है? किडनी का ट्यूमर है, बिल्कुल 3 साल के बच्चों में मेनली जो है वो फाइंडिंग्स देखने को मिलती है विल्स ट्यूमर की। 5 स्टेजेस होती है इस ट्यूमर जो है वो ट्यूमर के दौरान आपका। हाँ, नहीं करेंगे सर, ये सही है बिल्कुल भैया कि बायोप्सी भी नहीं करनी है। यहाँ कैप्सुलर स्ट्रक्चर के रप्चर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और रप्चर के बाद में स्प्रेडिंग मेटासाइज के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए ये बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि जब भी विल्स ट्यूमर की बात करें अपन, तो विल्स ट्यूमर में एक तो पाल्पेट नहीं करना है और दूसरा क्या नहीं करना है, बायोप्सी नहीं करना है सर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इंफीरियर रेक्टस मसल्स ऑफ द आई रोटेट द आई बॉल सर। इंफीरियर रेक्टस मसल्स आई बॉल की आई को कौन सी साइड में रोटेट जो है वो रोटेट करती है सर, ठीक है। आई बॉल जो है वो आई बॉल्स की मसल बिल्कुल एक्स्ट्रा ओक्यूलर जो है वह एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स 2 टाइप की होती है आपकी सर। 4 रेक्टस जो है वो रेक्टस मसल्स होती है आपकी और 2 होती है ओब्लिक मसल सर। 2 ओब्लिक मसल्स एंड 4 रेक्टस मसल सर। बस अब ये जो है वो आपको कंफर्म करना है कि इंफीरियर रेक्टस का मूवमेंट जो है वो कौन सी तरफ होता है सर, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, आउटवर्ड होता है या अपवर्ड आउटवर्ड होता है सर। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं आपको सभी मसल्स के मूवमेंट्स। यहां पर ये आई बॉल जो है वो आई बॉल है, आई बॉल का एलिवेशन जो है वो एलिवेशन मूवमेंट जो है वो मूवमेंट सर ऊपर की तरफ मूवमेंट करवाने का काम जो है वो काम करती है सुपीरियर रेक्टस मसल सर। याद रखना, जब सुपीरियर रेक्टस वर्ड आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कौन सा मूवमेंट करवाती है, एलिवेशन सर। जब आपको जो है वो डिप्रेशन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करोगे, नीचे की तरफ दिखाने का काम या डिप्रेस करने का काम आई बॉल को, तब आपका आंसर जो है वो आंसर होगा इंफीरियर रेक्टस सर। सर मीडियल जो है वो मीडियल रोटेशन या फिर एडक्शन मूवमेंट, ये मीडियल रेक्टस मसल्स करती है सर। और एब्डक्शन जो है वो एब्डक्शन मूवमेंट सर। लेटरल रेक्टस जो है वो लेटरल रेक्टस मसल्स करती है, एब्डक्शन जो है वो एब्डक्शन का काम सर, ठीक है। तो यहां पर जो है वो अपने को ध्यान रखना है कि इंफीरियर रेक्टस मसल्स का मूवमेंट्स कौन सी साइड में होता है, तो आपका आंसर होगा कौन सा, डाउनवर्ड साइड्स के अंदर होता है सर। चलिए अब मैं ओब्लिक जो है वो ओब्लिक मसल्स की अगर बात करें अपन, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर जो है वो इंफीरियर ओब्लिक सर, ठीक है। सुपीरियर ओब्लिक जो है वो ओब्लिक सर आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड का काम करती है सर। इंफीरियर जो है वो इंफीरियर आपका अपवर्ड जो है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड का काम कर रही है सर, ठीक है। तो ये जो है वो ये वर्ड्स अपने को ध्यान रखने की कौन सी मसल कौन से मूवमेंट जो है वो मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होती है, 4 रेक्टस मसल्स को और 2 ओब्लिक जो है वो ओब्लिक मसल को सर। यहाँ एग्जामिनर ने अपन से जिस मसल के बारे में पूछा है उसका नाम है इंफीरियर रेक्टस जो है वो रेक्टस मसल सर। और इंफीरियर रेक्टस मसल कौन सा मूवमेंट करवाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट करवाती है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इन्फेंट वाज 21 इंच एट बर्थ सर। एट बर्थ के ऊपर जो है वो इन्फेंट की लेंथ 21 इंच है। हाउ मेनी इंच शुड बी द इन्फेंट बी एट 6 मंथ सर। 6 महीने के ऊपर जो है वो इन्फेंट की जो है वो अपने को लेंथ कितनी देखने को मिलेगी, ये अपने को जवाब देना है। हाँ सुमन यादव की सर ये मूवमेंट्स वाला जो क्वेश्चन है वो आरआरबी के अंदर आया था। बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर होते हैं। तो बिल्कुल अपने को हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लेंथ जन्म के समय 21 इंच है, 6 मंथ के दौरान जो है वो कितना देखने को मिलेगी? राधिका सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। 23 से 25 जो है वो 25 इंच देखने को मिलेगी। चलिए रीना कटारा सी जवाब है। एमआर किशोर रेवाल बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं।
जवाब आने चाहिए सभी साथियों के कि इंफीरियर 21 इंच एट बर्थ के ऊपर था, तो 6 मंथ के ऊपर जो है वो लेंथ कितना देखने को मिलेगा सर। चलिए तब तक मैं लेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो है वो आपको क्लियर कर देता हूं कि सर लेंथ जो है वो जन्म के समय जो नॉर्मल लेंथ देखने को मिलती है वो होती है 45 से लेकर के 55 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल, 18 से लेकर के और 21 इंच नॉर्मल जो है वो नॉर्मल लेंथ देखने को मिलती है सर। 1 ईयर के अंदर जो है वो ये लेंथ सर, 1 साल के अंदर जो है ये लेंथ टोटल लेंथ का 50% इंक्रीज होती है सर। जो टोटल लेंथ है उसका कितना बढ़ जाती है ये 50% सर। ठीक है, वर्ड 50% का मतलब कि अगर जन्म के समय एक बच्चे की लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो 1 साल के अंदर इस बच्चे की लेंथ 50% और बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, बोले तो 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल लेंथ जो है वो लेंथ 1 ईयर के ऊपर जो है वो इस बच्चे की कितनी देखने को मिली 75। लेकिन 75 से कहीं ज्यादा अच्छा वर्ड ये है आपके लिए कि आपको ये पता हो कि 1 साल में लेंथ कितना परसेंट इंक्रीज होती है। तो याद रखना है 50% इंक्रीज होती है सर। ठीक है, 75 सेंटीमीटर देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली सर। ठीक है जी बिल्कुल। अब जो है वो अपने को ये भी याद रखना है कि सर लेंथ डबल कब हो जाती है, तब फिर आपका आंसर जो है वो आंसर होगा लेंथ डबल जो है वो 4 ईयर के अंदर होती है सर। 4 साल के अंदर जो है ये लेंथ अपने को क्या देखने को मिलती है, डबल जो है वो डबल देखने को मिलती है सर। 13 साल के अंदर लेंथ, 13 ईयर के अंदर जो है ये लेंथ अपने को ट्रिपल देखने को मिलती है, 3 गुना देखने को मिलती है 13 ईयर के अंदर। 13 साल जो है वो 13 साल के अंदर ये लेंथ सर। ठीक है, अब अपने को जो है वो यहाँ पे ये पता लगाना था कि सर अगर नॉर्मल लेंथ 21 इंच है तो 6 मंथ के दौरान जो है वो लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए अब ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 मंथ में हाफ से लेकर के और 1 इंच तक जो है वो लेंथ पर मंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। 6 महीने की रेट बता रहा हूं, 6 मंथ जो है वो 6 मंथ की जो रेट होती है वो एवरी मंथ हाफ टू 1 इंच जो है वो इंक्रीज होती है सर। अगर 21 जो है वो 21 एट बर्थ के ऊपर थी तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ के दौरान जो है वो लेंथ देखने को मिलेगी मेरे को 24 से लेकर के 27 इंच जो है वो इंच सर। मतलब यहां पर जो है वो सही जवाब था मेरा कौन सा, बी जो है वो बी राइट आंसर था सर। एक फॉर्मूला जो है वो अप्रोक्सीमेट लेंथ को निकालने का याद रख लो, एज इन ईयर मल्टीप्लाई 6 और ऐड 77 सर। ये अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो लेंथ निकालने का फॉर्मूला सर। ठीक है, एग्जांपल्स जो है वो एग्जांपल सुनो। अगर 4 साल के बच्चे की अप्रोक्सीमेट लेंथ अगर मेरे से पूछी जाए कि 4 ईयर बेबी की अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी होगी सर, तो 24 प्लस 77 सर, लगभग 101 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट लेंथ 4 ईयर के ऊपर सर। सर देखने को भी मिलता है जब लेंथ जन्म के समय जो लेंथ है ये अप्रोक्सीमेट एट बर्थ के ऊपर 50 सेंटीमीटर है, तो 4 साल के दौरान जो है वो लेंथ क्या देखने को मिलती है, डबल। इसका मतलब 50 का डबल कितना आपका 100 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेट लेंथ निकालने के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है वो अपने को याद जो है वो याद रखना है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही जवाब था वो था आपका 24 से लेकर के 27 इंच सर। लेंथ के रिलेटेड ये सारे पैरामीटर जो है वो अपने को याद होने चाहिए जब अपन लेंथ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो लीजिए अब अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्टली मैच सर। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन ए इन्फेंटोमीटर फॉर लेंथ, ऑप्शन बी स्टेडियोमीटर फॉर हाइट, ऑप्शन सी ऑर्चिडोमीटर फॉर टेस्टिस साइज, डी सेल्टर स्प्रिंग फॉर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस और हर्पेंडन कैलिपर फॉर स्किन थिकनेस सर। कौन सा जो है वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच जो है वो मैच नहीं है, ए बी सी और डी के अंदर सर। चलिए फटाफट से जवाब आने चाहिए सभी साथियों के। विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्टली मैच सर। डी जो है वो डी जवाब आ रहा है। वंदना मीना डी जवाब, हर्षित राठौर डी,
रमेश सैनी डी जो है वो डी जवाब। लर्निंग विद पीपी डी जवाब है। चलिए सभी साथियों का जवाब जो है वो यहाँ पर डी आ रहा है। आरव सैनी सी जो है वो सी जवाब के पक्ष में भी है। ये चेक कर लेते हैं अपन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन तो क्लियर था कि नहीं है, ये बताना है। ये तो सही है। इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट जो है वो इन्फेंट की लेंथ के लिए यूज में लिया जाता है। बिल्कुल 2 ईयर तक के बच्चे की लेंथ को मेजर करने के लिए सर। हेड टू टो जो है वो टो हॉरिजेंटल पैनल के अंदर जो स्केलिंग्स बोले तो बच्चे को लिटा करके हेड से लेकर टो तक जिस स्केल पैरामीटर के द्वारा अपन लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं अपन इन्फेंटोमीटर सर। सेकंड ऑप्शन स्टेडियोमीटर फॉर हाइट सर, ये भी सही है आपका। 2 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे की सर हाइट को मेजर करने के लिए जो है जिस इंस्ट्रूमेंट को अपन यूज में लेते हैं उसको स्टेडियोमीटर्स के नाम से जानते हैं। ऑर्चिडोमीटर फॉर टेस्टिस साइज सही है। ऑर्चिडोमीटर टेस्टिस की साइज को मेजर करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। सेल्टर स्प्रिंग फॉर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये तो गलत है भैया, यही है फिर जवाब अपना। डी जो है वो डी जवाब है अपना कि सेल्टर स्प्रिंग जो है वो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस के लिए यूज में नहीं लेते। पहला ये क्लियर कि सेल्टर स्प्रिंग अपन वेट को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। कम्युनिटी सेटिंग के ऊपर या पोस्टनेटल विजिटिंग के दौरान सर, ठीक है, कम्युनिटी इक्विपमेंट्स के रूम में जो है वो वेट को मेजर करने के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स होता है आपका सेल्टर स्प्रिंग सर। तो फिर सर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर किससे करते हैं? तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी याद रखना अपने को। साकिर टेप के द्वारा जो है वो मेजर किया जाता है आपका मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। बोले तो बी जो है वो राइट जो है वो राइट जवाब, वो आपका डी जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है क्योंकि नोट करेक्टली मैच पूछा है सर। ई के अंदर हार्पेंडेन कैलिपर फॉर स्किन थिकनेस, ये सही जवाब था। ये जो है वो ये भी अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं था, अपने क्वेश्चन का जवाब था डी यहाँ पर। और डी किस लिए गलत है ये भी क्लियर करो। साल्टर स्प्रिंग वेट को मेजर करने के लिए होता है, ना कि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए सर। चलिए अब जो है वो मुझे ये आंसर दीजिए, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड हेड सर्कमफेरेंस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपन यूज में लेते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए फटाफट से, चेस्ट और हेड सर्कमफेरेंस के लिए। रमेश सैनी बिल्कुल। मिड अपर आर्म के लिए अपन साकी टेप यूज में लेते हैं। साकी टेप जो है वो प्लेसमेंट करने के लिए लैंडमार्क होता है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी सर, ठीक है। डेल्टोइड जो है वो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, हुमरस बोन जो है वो हुमरस बोन के साफ्ट पार्ट के ऊपर एक एलिवेशन फील होता है अपने को। ये जो एलिवेटेड पार्ट है, ये एलिवेटेड पार्ट जो है वो आपका डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पार्ट है सर, ठीक है। तो ये जो है वो आपका मिड अपर आर्म के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। धर्मेंद्र काजला जी सर डी बिल्कुल सही है भाई, यहां पर इसका जवाब दीजिए मुझे। हाँ हर्षित राठौड़ बिल्कुल, ये जवाब जो है वो सिंपल और सही जवाब सर कि इंसी टेप जो है वो अपन यूज में लेते हैं। चलो फिर फटाफट यहाँ के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर दो। मिड अप वो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? हेड एंड चेस्ट कब इक्वल देखने को मिलता है मेरे को, और कितना सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट इक्वल देखने को मिलता है? कौन सी एज के ऊपर इक्वल देखने को मिलता है? जी बिल्कुल सही है पिंकी जाट जी, इंची टेप अपन यूज में लेते हैं। चलो एक पैरामीटर से भी दे देता हूं आपको कि सर जब भी जो है वो इंची टेप से मेजर करते हैं अपन हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस, तो मिड फ्रंटल पॉइंट से अपन यूज में करते हैं, ईयर के अबव और ऑक्सीपिटल एरिया को कवर करते हुए रखते हैं हेड सर्कमफेरेंस के दौरान सर, ठीक है। निप्पल लाइन को कवर करते हुए चेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। बिल्कुल 12 मंथ के ऊपर दोनों इक्वल हो जाते हैं और लगभग 45 से लेकर के 47 सेंटीमीटर हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों इक्वल देखने को मिलते हैं। तो सर बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले की अगर बात करूं तो हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस के कंपैरेटिवली। अगर 1 साल की बात करूं तो दोनों इक्वल देखने को मिलते हैं हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस सर। और आफ्टर 1 ईयर की बात करूं तो फिर आपका चेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली हेड सर्कमफेरेंस के सर, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब था आपका डी जो है वो डी जवाब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ड्यूरिंग एन असेसमेंट ऑफ द 10 month old infant, you note and the infant's gums line 2 teeth have erupt सर। चलिए भैया 10 महीने का एक बच्चा है, उसकी गम्स लाइन को बोले तो जो है वो उसके गम्स को अपन ने असेस किया है और 2 टीथ देखने को मिल रहे हैं एक लाइन के अंदर। दीज आर ओनली टीथ प्रेजेंट इन द इन्फेंट माउथ सर।
बस ये दो ही टीथ प्रेजेंट है इन्फेंट के माउथ के अंदर सर। द टीथ आर नोन एज, इन टीथ को किस नाम से जानते हैं? लोअर सेंट्रल इंसाइजर के नाम से, अपर सेंट्रल इंसाइजर के नाम से, लेटरल इंसाइजर के नाम से, या कैनाइन के नाम से सर? दीपांशु सिंह सर, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस क्या होता है सर? आर्म जो है वो आर्म का सरकमफेरेंस सर, ठीक है। ये जो सरकमफेरेंस है आर्म का, इसको मेजर करते हैं साकिट टेप से, जिसको नाम देते हैं मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस सर। चलिए बी जवाब दे रहे हैं यहां पर दोस्त, ए बी जवाब है। मीनू योगी ए जवाब, हर्षित राठौड़ बी जो है वो बी जवाब है। पिंकी जांट बी जवाब दे रहे हैं, वंदना मीना बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं। चलिए अब इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। 10 मंथ के बच्चे में जो गम्स लाइन पे 2 टीथ देखने को मिलता है, जो 2 दांत देखने को मिलता है एक लाइन के ऊपर, वो दोनों दांत लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है सर। ए जो है वो सही जवाब है सर। सबसे पहला इरप्ट होने वाला जो टीथ होता है वो लोअर सेंट्रल इंसाइजर टीथ होता है, और ये 6 मंथ के ऊपर न्यू बॉर्न्स के अंदर इरप्ट होता है सर, ठीक है। राइट जो है वो राइट साइड्स के अंदर से भी, और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट भी सर। नीचे वाले जबड़े के अंदर जो है वो सबसे पहले जो है वो इरप्ट होने वाले ये टीथ होते हैं लोअर सेंट्रल इंसाइजर सर। तो यहाँ पर ए जो है वो ए आपका जो है वो सही जवाब है। अब मुझे ये बताइए कि जो 20 टीथ, चलिए ये क्लियर कर लीजिए इस पॉइंट को, टोटल जो है वो टेम्पररी टीथ 20 देखने को मिलता है, और 20 टीथ जो है वो टीथ में जो लास्ट टीथ इरप्ट होता है सर, उस टीथ को नाम देते हैं अपन सेकंड मोलर सर। पहला टीथ कौन सा इरप्ट हुआ? लोअर सेंट्रल इंसाइजर सर। लास्ट टीथ कौन सा इरप्ट हुआ? सेकंड मोलर जो है वो सेकंड मोलर सर। टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2102 सर। ये टेम्पररी टीथ जो है वो टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला होता है आपका 2102 जो है वो 2102 सर, ठीक है। चलिए अगला जो है वो अगला एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूं आपको। परमानेंट टीथ जो है वो टीथ में जो सबसे पहला टीथ इरप्ट होता है वो अप्रोक्सीमेट 6 ईयर के ऊपर इरप्ट होता है, और उसका नाम होता है फर्स्ट मोलर सर। परमानेंट टीथ के अंदर जो लास्ट टीथ इरप्ट होता है वो 18 से लेकर के 25 साल की एज में इरप्ट होता है, और उसका नाम होता है थर्ड मोलर सर, या इसको अपन विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं सर। कौन सा टीथ कहते हैं अपन इसको? थर्ड मोलर या फिर विजडम टीथ सर, ठीक है। इस टीथ का फॉर्मूला 2123 सर, ठीक है। ये आपके परमानेंट जो है वो परमानेंट टीथ का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट टीथ कौन सा है, लास्ट कौन सा है, टेम्परेरी में फर्स्ट लास्ट क्या है, परमानेंट में फर्स्ट लास्ट क्या है, दोनों टीथ का फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इन सब का जवाब जो है वो आपको आना चाहिए सर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एट वॉट एज वुड एजुकेट द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट टू स्टॉप स्वेडलिंग the infant because the infant will be the able to roll over on this its tummy sir, ठीक है। चलिए पेरेंट्स को एजुकेट्स करोगे कि बच्चे को स्वेडलिंग करना इस एज के ऊपर जो है वो स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए सर। ओवर ऑन टू इट्स टमी सर, कि बच्चा जो है वो अपनी टमी के ऊपर रोल ओवर हो सकता है। रोल ओवर बोले तो पोजीशन चेंज कर सकता है। तो कौन सी एज के बाद में जो है वो आप जो है वो स्टॉप करने के लिए बोलोगे? 2 महीने के बच्चे को, 4 महीने के, 6 महीने के और 10 महीने। स्वेडलिंग का मतलब होता है बच्चे को कवर करना सर। ब्लैंकेट जो है वो ब्लैंकेट्स के साथ में, स्वेडलिंग कैप जो है वो कैप के साथ में कवर कर लेना सर, ठीक है। तो इसका जवाब बताइएगा अब आप सारे। बिल्कुल बी है, हर्षित राठौड़ जो है वो राठौड़। अंजलि बी जवाब। आरव सैनी 4 मंथ जो है वो 4 मंथ के बाद में। पूजा कुमार बी जो है वो बी। चलिए अब मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहले रोल ओवर जो है वो कब डेवलप होता है बच्चे में, और दूसरा क्वेश्चन ये है कंप्लीट रोल ओवर कब आ जाता है। कंप्लीट रोल ओवर का मतलब है सुपाइन टू प्रोन पोजीशन या प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, इसको कहेंगे अपन कंप्लीट रोल ओवर सर। लेटरल टू सुपाइन या लेटरल टू प्रोन जो है वो प्रोन, ये आपका जो है वो रोल ओवर डेवलप है सर। चलिए बताइए फटाफट से अब। हाँ, क्वेश्चन के जवाब की तरफ चलेंगे अपन। पहले ये दोनों पॉइंट क्लियर बता दीजिए। रोल ओवर कब जो है वो कब डेवलप होता है, या फिर जो है
वो कंप्लीट रोल ओवर जो है वो कब आ जाता है बच्चे में? 6 मंथ के ऊपर रोल ओवर डेवलप होता है, ऐसा कहना है पूजा जो है वो पूजा जी का। चलिए, तनु गुजर 6 मंथ जो है वो 6 मंथ के ऊपर, मीनू योगी 4 मंथ जो है वो 4 मंथ में, कंप्लीट 6 मंथ के अंदर आ जाता है। कुसुम बिल्कुल, गुड इवनिंग एडियर। चलिए दीजिए फटाफट से जवाब भैया। 3 मंथ रोल ओवर 4 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए सर। रोल ओवर जो डेवलप होता है वो होता है 5 मंथ के ऊपर सर। 5 महीने के बच्चे के अंदर रोल ओवर डेवलप हो जाता है, और कंप्लीट रोल ओवर जो है वो 8 मंथ के बच्चे में देखने को मिलता है मेरे को सर। अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब सुन लीजिए। एक पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हो कि स्टॉप कर दो स्वेडलिंग को, इस एज के बाद में आपको स्वेडलिंग को स्टॉप कर देना है, बच्चा पोजीशन चेंज कर सकता है सर, ठीक है। तो वो एज जो है वो एज यहाँ पर 2 मंथ है, 4 मंथ है, 6 मंथ है या 10 मंथ है। बिल्कुल 4 मंथ का बच्चा जो है वो स्वेडलिंग्स नहीं करनी है 4 मंथ के बाद में। 4 मंथ के बाद में बच्चे में जो है वो 5th मंथ के अप्रोक्सीमेट रोल ओवर डेवलप हो जाता है सर, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। यहाँ पर जो है वो जवाब 4 मंथ होगा आपका, जबकि डेवलप 5 मंथ्स, और आपका कंप्लीट रोल ओवर कब आ जाता है? 8 मंथ जो है वो 8 मंथ के ऊपर सर, ठीक है। चलिए अब फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 6.5 मंथ ओल्ड, बोले तो 6.5 महीने का बच्चा है, हॉस्पिटलाइज हुआ है। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन विल बी इंक्लूड इन देयर प्लान ऑफ द केयर? कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है इस बच्चे में जो है वो अपन केयर्स के लिए प्लान करेंगे सर? ऑप्शन ए, सेपरेट द इन्फेंट एंड पेरेंट्स ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर के दौरान इन्फेंट्स को क्या कर दिया जाए? सेपरेट कर दिया जाए सर। मेंटेन द इन्फेंट डेली रिचुअल्स एंड रूटीन सर। इन्फेंट्स के डेली रूटीन्स एंड रिचुअल्स को जो है वो मेंटेन करके रखना है। अलाउ द इन्फेंट टू एग्जामिन इक्विपमेंट्स बिफोर यूज सर। बच्चे को अलाउ करना है इक्विपमेंट्स को जो है वो एग्जामिन करने के लिए, कि जिन इक्विपमेंट्स को आप यूज में लेने वाले हो उनको यूज करने से पहले जो है वो बच्चा उनके साथ में खेल ले, इस तरीके का परमिट कर देना आपको। ऑप्शन डी, मेंटेन द सेम नर्सिंग स्टाफ ड्यूरिंग ईच शिफ्ट सर, ठीक है, कि ईच शिफ्ट के दौरान जो है वो सेम नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए सर। अंकित शर्मा बिल्कुल, गुड इवनिंग है डियर। चलिए दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब कि 6.5 मंथ के बच्चे के अंदर जो हॉस्पिटलाइज हो गया है, जो बच्चा हॉस्पिटल के अंदर रह रहा है 6.5 महीने का, उसके दौरान जो है वो आपका कौन सा प्लान ऑफ द केयर इंक्लूड होगा? बी जो है वो बी जवाब आ रहा है साथियों का, कि इन्फेंट्स डेली रिचुअल्स एंड रूटीन को फॉलो करना है। प्रीति डी जो है वो डी बी जवाब आ रहा है। मीनू योगी बी जो है वो बी जवाब आ रहा है। चलिए जवाब सभी साथियों के आने चाहिए। अब सही जो है वो सही जवाब उसमें से कौन सा है ये अपने को पता लगाना है। ए पंडित जो है वो पंडित जी ए भी जवाब दे रहे हैं कि सर 6 जो है वो 6 मंथ के दौरान जो है वो आपका ए जो है वो ए जवाब राइट होगा। बिल्कुल भैया, चेक करना पड़ेगा कौन सा जवाब जो है वो आपका सही जवाब जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो आपके लिए जो है वो यहाँ सबसे सही जवाब डी है। मेंटेन द सेम नर्सिंग स्टाफ ड्यूरिंग ईच शिफ्ट सर। इस ईच शिफ्ट का मतलब मेरा ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान जो स्टाफ काम कर रहा है वो मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान ही रहे, इवनिंग शिफ्ट के दौरान जो है वो जो स्टाफ है वो इवनिंग शिफ्ट में रहे, और नाइट में जो है वो जो स्टाफ है वो नाइट शिफ्ट्स के अंदर सर। ये मेंटेन करना है इस एज ग्रुप के लिए सर। सर क्यों करना है? आफ्टर 6 मंथ जो है वो 6 मंथ बच्चे के अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप हो जाती है सर। अजनबी पर्सन से डर लगने लग जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो स्टाफ था उसने कम्युनिकेशन किया है बच्चे के साथ में, उसके अंदर जो है उसके प्रति जो है राइट बिहेवियर उसने डेवलप किया है। स्ट्रेंजर एंजाइटी को वहां से उसने हटाया है, और आपने मॉर्निंग शिफ्ट के स्टाफ को चेंज कर दिया, दूसरा स्टाफ आ गया सर। तो अब उस बच्चे को जो है वो दूसरे स्टाफ से एंजाइटी हो रही है, ठीक है। फिर एक दिन वो कम्युनिकेट किया है,
एंजाइटी रिलीव किया है, अगले दिन फिर आपने स्टाफ चेंज कर दिया। तो ज्यादा बेटर है कि 3 लोग जो इस शिफ्ट के दौरान से वो स्टाफ मेंबर्स, वो स्टाफ टीम जो है वो मेंटेन करके रखिएगा। जब इस एज जो है वो इस एज के दौरान जो है वो हॉस्पिटलाइज है तो बच्चा सर, पहला ऑप्शन तो गलत था। सेपरेट करो इन्फेंट्स जो है वो इन्फेंट्स एंड पेरेंट्स को ड्यूरिंग प्रोसीजर, ऐसा नहीं है। डेली रिचुअल्स एंड रूटीन को फॉलो जो है वो करें या नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है ये आपका। और इक्विपमेंट्स को एग्जामिन करने भी नहीं देना है बच्चे को, ये आपका जो है वो सही ऑप्शन है कि मेंटेन करके रखना है। ये केयर प्लान में इंक्लूड करो ताकि बच्चे में स्ट्रेंजर एंजाइटी डेवलप नहीं हो सर। स्ट्रेंजर एंजाइटी का जो सबसे पीक लेवल होता है वो आपको देखने को मिलता है 8 to 12 मंथ सर। 8 से 12 महीने के बच्चे के अंदर सबसे पीक लेवल के ऊपर देखने को मिलती है स्ट्रेंजर एंजाइटी सर। अजनबी पर्सन से सबसे ज्यादा डर लगता है इस एज ग्रुप के दौरान सर। और कब डेवलप होता है स्ट्रेंजर एंजाइटी? आफ्टर 6 मंथ सर। अजनबी से डर लगने लग जाता है पर्सन को। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यू नोट ए 10 month old इज यूजिंग द पिंसर ग्राफ्स, विच ऑप्शन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब द माइलस्टोन सर। ठीक है, 10 मंथ्स जो है वो 10 मंथ्स ओल्ड जो है वो ओल्ड्स के अंदर जो है वो आपको पिंसर ग्राफ्स जो है वो मॉनिटर करना है। तो पहले पिंसर ग्राफ्स जो है वो पिंसर ग्राफ की सर इसके 2 पैरामीटर्स ये याद कर लो। इमैच्योर पिंसर ग्राफ्स 9 मंथ के ऊपर डेवलप हो जाता है बच्चे में, और मैच्योर पिंसर ग्राफ्स 12 मंथ के ऊपर डेवलप होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पिंसर ग्राफ्स के रिलेटेड कौन सा वर्ड सही है, पिंसर ग्राफ्स किसे कहते हो, ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है द इन्फेंट इज एबल टू ग्राफ्स लार्ज ऑब्जेक्ट विथ ए पाम एंड 4 फिंगर। पाम और 4 फिंगर से जो है एक लार्ज जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को ग्राफ्स करना सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी द इन्फेंट इज एबल टू ग्राफ्स स्मॉल ऑब्जेक्ट विद द इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इंडेक्स फिंगर एंड थंब के द्वारा जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ग्राफ्स करना, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी द इन्फेंट इज एबल टू द ग्राफ्स स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट विद द मिडिल फिंगर एंड थंब। मिडिल फिंगर और थंब से जो है वो ग्राफ्स करना। और डी लार्ज ऑब्जेक्ट विद द पाम एंड द थंब सर। पाम और थंब के द्वारा जो है वो लार्ज ऑब्जेक्ट्स को ग्राफ्स करना सर। चलिए पिंसर ग्राफ्स बताना आपको। आरती कुमारी नाइक बी जो है वो बी जवाब दे रहे हैं डियर। मिस्टर किशोर रेवाला सी जवाब है इनका। दीपांशु सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं। वंदना मीना डी जवाब दे रहे हैं। चलिए सभी साथियों के जवाब होने चाहिए कि व्हाट इज द पिंसर ग्राफ्स सर, किसे कहते हैं अपन पिंसर ग्राफ्स जो है वो पिंसर ग्राफ सर। बहुत सही भैया, जिन जिन साथियों का जवाब जो है वो ये है, ये राइट जवाब है सर। पिंसर ग्राफ्स का मतलब होता है स्मॉल ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो थंब सर इस तरीके से, मान लो ये पेन को मार्कर्स को जो है वो स्मॉल फिंगर वो थंब और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स फिंगर के द्वारा होल्ड जो है वो होल्ड करना आपका, इसको कहते हैं अपन पिंसर ग्राफ सर। तो यहां पर जो सही जवाब है वो सही जवाब आपका बी जो है वो बी ऑप्शन है सर। ठीक है, द इन्फेंट इज एबल टू ग्राफ्स स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ द इंडेक्स फिंगर सर। राइट आंसर से बी आंसर आपका सर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। एक 12 month old अराइविंग्स ऑफ द हेल्थ क्लिनिक फॉर वेल विजिट सर। 12 महीने का बच्चा है, जर्नल विजिटिंग के दौरान जो है वो हेल्थ क्लिनिक के ऊपर आया है। यू आर असेसिंग द इन्फेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन। इस बच्चे में कौन से माइलस्टोन आपको देखने को मिलेंगे? सेलेक्ट बिलो द माइलस्टोन ऑफ द चाइल्ड शुड बी एबल टू परफॉर्म सर। ठीक है, जो माइलस्टोन्स आपको दिखाए गए यहाँ पर उनमें से कौन सा माइलस्टोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जवाब देना है 12 मंथ ओल्ड इन्फेंट में, 12 महीने के बच्चे के अंदर सर। राइडिंग ट्राईसाइक्लिंग, ड्रॉ ए ट्राइंगुलर, पुल टू ए स्टैंडिंग पोजीशन एंड कैन टेक ए फ्यू स्टेप, फॉलोइंग सिंपल कमांड लाइक वेव द बाय बाय, पुट ऑब्जेक्ट इन ए कंटेनर, हिट्स टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स टुगेदर, सेज 2 to 3 वर्ड सेंटेंस सर। चलिए भैया दीजिए जवाब फटाफट से। ए बी सी डी ई एफ और जी। पहले ही बता देता हूं कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है, एक नहीं बहुत सारे ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से ऑप्शन जो है वो यहां सही होने वाले हैं ये अपने को बताने हैं सर।
मिस्टर किशोर बी सी डी एंड जी जवाब दे रहे हैं। चलिए भैया, एक साथी ने अभी तक जवाब दिया है, बाकी साथियों के भी जवाब आने चाहिए। आरती कुमारी, सी डी और ई जो है वो ई होगा। लीजिए पिंकी जाट का जवाब बी सी डी ई एफ जी, हाँ ई नहीं है, बी सी डी एफ एंड जी। अब चेक कर लेते हैं अपन एक एक को, फिर आप अपना जवाब सेट कर लीजिए। राइडिंग ट्राईसाइकिल सर, ये 3 ईयर के बच्चे में देखने को मिलता है। ट्राईसाइकिलिंग 3 साल जो है वो 3 साल का बच्चा जो है वो बच्चा चलाता है सर, साइकिलिंग करना सर। ड्रॉ ए ट्राईएंगुलर सर, ये 5 साल जो है वो 5 साल का बच्चा करता है सर। ट्राईएंगुलर सर, ठीक है, मैं सारे ड्राइंग्स बता देता हूं अब आपको। यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो वर्टिकल लाइन सर 2 साल के बच्चे में सर, ठीक है। सर्किल जो है वो सर्किल बनाता है 3 साल का बच्चा सर। रेक्टेंगुलर जो है वो रेक्टेंगुलर बनाता है 4 साल का। ट्राईएंगुलर बनाता है 5 साल का बच्चा। और डायमंड जो है वो डायमंड शेप सर, ये 6 साल के बच्चे में जो है वो देखने को मिलता है सर। तो ड्रॉ ए ट्राईएंगुलर जो माइलस्टोन आपका, ये 5 साल के बच्चे में जो है वो देखने को मिलता है आपको सर। राइड ए ट्राईसाइक्लिक आपको 3 साल के बच्चे में देखने को मिलता है। मतलब ये दो तो अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं था सर। पुट टू ए स्टैंडिंग पोजीशन एंड कैन टेक ए फ्यू स्टेप सर, ये सही जवाब है। ये 12 मंथ के बच्चे में देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो स्टैंडिंग होने लग जाता है सपोर्ट के साथ में, और कुछ स्टेप्स जो है वो स्टेप्स भी वॉक करने लग जाता है सर। डी, फॉलो सिंपल कमांड्स लाइक द वेव ऑफ द बाय बाय, ये 9 मंथ पे आ जाता है, मतलब 12 महीने के बच्चे में ये रहेगा, ठीक है। ये सही आंसर की तरफ जाएगा आपका सर, ठीक है। पुट ऑब्जेक्ट इन ए कंटेनर, ये 12 मंथ के बच्चे में आ जाता है कि बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को एक कंटेनर जो है वो कंटेनर्स के अंदर डालने लग जाता है। हिट 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स टुगेदर सर, ये भी 12 महीने के बच्चे में आता है भैया। 2 स्मॉल वुडन ब्लॉक्स को साथ साथ करने लग जाता है, वो सेट नहीं कर पाता है 12 मंथ का बच्चा, बाकी पास में जो है उन वुडन ब्लॉक्स को सेट करने लग जाता है। सेज 2 to 3 वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ये 2 साल के बच्चे में आता है भैया। 2 से 3 वर्ड जो है वो वर्ड्स के सेंटेंस जो है वो सेंटेंस 2 से 3 साल का बच्चा जो है वो बच्चा बोल पाता है सर। तो यहां पर जो है वो आपके पास में ये सब सही ऑप्शन थे, सी डी ई एंड एफ जो है वो एफ सर, ये राइट जवाब थे आपके। बिल्कुल, जिन जिन साथियों के जवाब जो है वो ये हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जी नहीं है, बी नहीं है और ए नहीं है। और कौन कौन से एज में ये सही है ये मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर सारे ड्राइंग्स जो है वो ड्राइंग्स वाले पैरामीटर्स भी आपको यहाँ बता दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये लीजिएगा, यू आर हेल्पिंग डेवलप ए मील प्लान फॉर ए 10 मंथ ओल्ड which would be a select be the part of the meal plan, select all that apply sir। 10 महीने के बच्चे के अंदर जो है वो आप मील प्लान कर रहे हो, बोले तो 10 महीने के बच्चे को कौन सा खाना खिलाना आप पसंद करोगे उसके मील प्लान के अंदर? मैश्ड पोटैटो, ग्रेप्स, सूप, टो विथ हनी सर, टोस्ट विथ हनी। जवाब आना चाहिए फटाफट से सभी साथियों का। सी डी ई एफ, हाँ बिल्कुल भैया, पिछले क्वेश्चन के लिए सही है प्रेमानंद जी। चलिए भैया, ऑल जो है वो ऑल सर कि सभी खाना खिलाना पसंद करेंगे, ऑल तो ऑप्शन ही नहीं है सर। ए बी सी और डी में से जवाब देना है अपने को सर, सी और डी। सूप और टोस्ट विथ हनी जो है वो हनी सर। 10 महीने के बच्चे का फूड प्लान, 10 महीने के बच्चे का खाना खिला रहे हो आप। पिंकी जाट ए जवाब दे रहे हैं, अंजू माली सी जो है वो सी जवाब दे रहे हैं, परमानंद सी एंड डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं भैया। लीजिए सबसे सही आंसर मैश्ड पोटैटो सर, बॉयल पोटैटो मैश्ड जो है वो मैश्ड करके 10 महीने के बच्चे के लिए जो है ये सबसे अच्छी जो है वो अच्छी डाइट्स में से एक है सर, ठीक है। तो राइट से वो राइट से आपका मैश्ड पोटैटो सर। ग्रेप्स नहीं दोगे सर, ग्रेप्स जो है वो ग्रेप्स नहीं दोगे, बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं देना है ये सर। ग्रेप्स जो है वो ग्रेप्स एक प्रकार का एस्पिरेटिंग कंटेंट्स हो सकता है, स्मॉल राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स होता है। 10 मंथ के बच्चे में या 3 ईयर तक के बच्चे में फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा है, तो यहां ग्रेप्स नहीं देना है बच्चे को सर।
सूप जो है वो सूप सर, 10 महीने के बच्चे को इस प्रकार की हेल्दी डाइट जो है वो, हेल्दी डाइट्स का कोई फायदा नहीं है, कोई इनबैलेंस डाइट नहीं है उसकी 10 महीने में कि आप उसके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो या फिर उसको सूप जो है वो सूप पिला रहे हो। सी उसके लिए डाइट नहीं बनी है, यहाँ पर गलत डाइट सही है। टॉस विथ हनी जो है वो हनी हाई कार्बोहाइड्रेटिंग डाइट है ये सर, रिचेस्ट कार्बोहाइड्रेटिंग डाइट्स है और यहाँ पर जो है वो नहीं दी जाती ऐसी डाइट सर, एकमात्र आंसर सही है। मैश्ड पोटैटो जो है वो मैश्ड पोटैटो देना आपको यहाँ पर, ए जो है वो ए सही जवाब आपका यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, दीजिए इसका जवाब भी। यू आर टीचिंग ए न्यू मॉम ऑफ 1 week old infant on how to prevent SIDS, sudden infant death syndrome, which statement by the parents required you to re-educate the parent on this topic sir। चलिए क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 साल तक के बच्चे में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है पेरेंट्स के लिए जहां री एजुकेट करना पड़ेगा, वापस से एजुकेट करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड आपको बताना है। पहला ऑप्शन, द बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन ऑफ द बेबी इज ऑन देयर साइड और टमी सर, कि साइड जो है वो साइड बोले तो साइड लाइन पोजिशन के अंदर और टमी साइड सर, प्रोन जो है वो प्रोन पोजिशन के अंदर रखो बच्चे को, ये बेस्ट स्लीपिंग पोजिशन है। ए ऑप्शन कह रहा है ऐसा। बी ऑप्शन, इट्स ओके टू शेयर द सेम रूम विद द बेबी सर, कि 1 साल तक के 1 सप्ताह तक के बच्चे को जो है वो आप सेम रूम जो है वो शेयर कर सकते हो, जिस रूम में पेरेंट्स है उसी रूम में ये बच्चा रहे ऐसा। आई विल स्टॉप स्वेडलिंग द बेबी वंस कैन द रोल ओवर ऑन टू हिज टमी सर, कि बच्चे में स्वेडलिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, रोल ओवर जो है वो रोल ओवर हो सकता है ये बच्चा टमी के साइड रोल ओवर हो जाइए सर। चलिए डी ऑप्शन है, आई विल श्योर टू रिमूव एक्स्ट्रा ब्लैंकेट एंड टॉयज फ्रॉम द बेबी बेड, कि बेबी बेड से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स एंड जो है वो एक्स्ट्रा टॉयज जो है वो टॉयज को रिमूव कर देते हैं हम स्लीपिंग के दौरान, इस बात के लिए हम श्योर है। पेरेंट्स का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको ये बता रहा है, इस बात को इंडिकेट जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि उसको री एजुकेट करना है, पेरेंट्स को वापस से एजुकेशन देना है। अगर ऐसा जो है वो ऐसा किया जा रहा है तो फिर बच्चा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। 4 में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस कंडीशन को डेवलप करवाने के लिए पॉसिबल है, और बस वहीं पर आप दोबारा एजुकेशन दे दो, वहीं पर री एजुकेट कर दो पेरेंट्स को। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है। अंजुमीना डी जो है वो डी जवाब, डिंपल दामोर ए जो है वो ए जवाब दे रहे हैं। आपको वो स्टेटमेंट बताना है जिस स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट के लिए री एजुकेट करना पड़े, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है उसको प्रिवेंट करना पड़े सर। पॉसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है जी? मीनू योगी डी जो है वो डी, अंजुमीना डी जो है वो डी जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं क्लियर कर देता हूं पहले तो डी वाले इन साथियों को, ये बिल्कुल सही है। इस बात के लिए री एजुकेट नहीं करोगे जब पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हम सोने से पहले एक्स्ट्रा ब्लैंकेट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसका मतलब बच्चे के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा कवरिंग के चांसेस नहीं है, और बिल्कुल टॉयज को रिमूव करना चाहिए बेड से सोने से पहले, तो यहां एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन में एजुकेशन मत दो, ये गलत है। ए ऑप्शन गलत स्टेटमेंट है कि बेस्ट स्लीपिंग पोजीशंस ऑफ द बेबी ऑन द साइड एंड टमी, अगर साइड लाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन के अंदर बच्चे को लिटाओगे तो यहां पर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस सबसे ज्यादा है, और जब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो ज्यादा है, तो यहां पर री एजुकेशन दो, पेरेंट्स को वापस जो है वो वापस से एजुकेशन दो। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए प्रोन पोजीशन को, सॉफ्ट मैट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, सोफा लाइक मैट्रेस के ऊपर जो है वो नहीं लिटाना चाहिए बच्चे को, पेट एनिमल्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये सब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम्स के लिए जो है वो प्रिकॉशन है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है वो एस्पेक्ट है जो अपने को यहाँ ध्यान रखने होंगे सर, तो यहाँ री एजुकेशन करने की जरूरत है। ए जो है वो ए ऑप्शन जिन साथियों का आंसर है वो जो है वो आपका सही आंसर है। बाकी ये जो है वो ये जो आंसर्स आपके ये तो सही स्टेटमेंट बोले गए पेरेंट्स के द्वारा, यहाँ कोई दोबारा एजुकेशन देने की जो है वो जरूरत आपको नहीं है सर, ठीक है। चलिए मोस्ट कॉमन एज ग्रुप बताइए। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम 1 साल के बच्चे में देखने को मिलता है, बट सबसे मोस्ट कॉमन सबसे मेन जो है वो मेन एज ग्रुप कौन सा होता है सडन इन्फेंट डेथ का सर? सबसे मेन एज 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, कौन सा एज ग्रुप सबसे मोस्ट कॉमन है?
ये मोस्ट कॉमन है भैया, 2 to 4 मंथ सर, यहां सबसे ज्यादा रिस्क है। इसके बाद तो रोल ओवर डेवलप हो जाता है, तो पोजीशन को बच्चा चेंज कर सकता है सर, बट 2 से 4 महीने के दौरान जो है वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क जो है वो रिस्क है यहाँ एज की सर। तो यहाँ जो है वो यहाँ अपने को याद रखना है इस कंडीशंस को। चलिएगा, आपका जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन सेशन था आज का, जो है वो आज का सेशन कैसा लगा है आप सभी साथियों को, कितना शानदार जो है वो शानदार आप सभी साथियों को ये सेशन लगा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी साथियों के लिए कि अभी बिल्कुल शार्प जो है वो इसी चैनल्स के ऊपर जो है वो 15 मिनट्स के बाद में 10 to 15 मिनट्स के बाद में जो है वो आपकी नेक्स्ट हिंदी जो है वो हिंदी की बोले तो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स में जो है वो हिंदी की क्लास होनी है आज। तो बिल्कुल आप सभी साथी जुड़े रहिएगा। आप सभी साथी जो है वो 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेकर के रिफ्रेश होकर वापस से उसी एनर्जी से आ जाइएगा। अपने नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को जो है वो वापस से ब्रिलियंट बनाने के लिए, शानदार जबरदस्त जो है वो जबरदस्त बनाने के लिए जो है वो सर के साथ में। तो 9 बजे से वो क्लास वो सेशन स्टार्ट होगा आपका, और जुड़े रहिएगा आप सभी साथी उस सेशन के साथ में। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार से सेशन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू सो मच।